नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट की। आज ही प्रोनाउंस किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई एक जजमेंट इसके पीछे कोट किए हैं। रणविजय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 SCC 357। उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन थ्रू इट्स चेयरमैन वर्सेस राहुल सिंह एंड अदर्स 2018 7 SCC 254। हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस तीर्था सारथी मुखर्जी 2019 2 स्किल 708। ऐसे कई एक जजमेंट कोट करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन जजमेंटों का सहारा लेते हुए एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसमें कि स्टूडेंट्स निराश होगा निश्चित रूप से, लेकिन कोर्ट के पास भी कोई सल्यूशन नहीं है। होता क्या है कि भारत तो वैसे ही नौकरियों का देश है। भारत के लोग तो नौकरी चाहते हैं। वो अगर बहुत अच्छे परिवार से, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे व्यापारिक परिवार से है, बहुत धनाढ़ परिवार से है, तो भी सरकारी नौकरी चाहता है। क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी हमारे सर से उतर नहीं रही है, इसलिए हम नौकरी चाहते हैं, प्राइवेट नहीं तो सरकारी चाहते हैं। सरकारी नौकरी में वो अंदर से आर्गूमेंट ये देता है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक सरकार है और यहाँ जो नौकरी करने वाले लोग हैं वही इसके मालिक हैं, राजा हैं। अच्छा तर्क है। तो नौकरी कैसे मिले, इसके लिए भारत में पहले बहुत लोग कहते हैं कि आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले बुलाकर नौकरी दी जाती थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत नहीं होते थे। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। मेंस एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज देखी जाती है और इंटरव्यू में पर्सनैलिटी देखी जाती है। लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी बैठ जाए और भारत में जॉब का मतलब, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हो जाए, तो इतनी बड़ी संख्या जो सरकार के पास आएगी तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सरकार ने क्या किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट और लगा दिया। स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक प्री एग्जामिनेशन। तो आज की तारीख में एक प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में ऐसा ही होता है। लेकिन जब प्री एग्जामिनेशन देने जाएगा तो फिर उस पर 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शंस, भाई मैथमेटिक्स का आंसर है तो करेक्ट इनकरेक्ट दिखाई देता है, रीजनिंग का आंसर है तो करेक्ट इनकरेक्ट दिखाई देता है। जो सर्टेन फैक्ट है, सर्टेन फैक्ट मतलब वही घटित हुआ जिसका एविडेंस है, वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चन, खगोल शास्त्र के क्वेश्चंस जो सर्टेन डिफाइंड नहीं है। एक वैज्ञानिक कुछ बात कहता है, दूसरा कुछ कहता है। एक हिस्टोरियन कुछ बात कहता है, दूसरा कोई हिस्टोरियन दूसरी बात कहता है। अभी नागपुर का प्रकरण, वो इंदौर का प्रकरण अपने सामने आया ही कि एक मुस्लिम राइटर ने तमाम तरह की अनगरल बातें हिंदुओं के लिए लिख डाली। बाद में उसको वो जब पकड़ में आया तो मुकदमे हुए, मुकदमे होकर उसको सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया शायद, और कुछ जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही हो। अब वो कहता है कि साहब हमारे तो ऑब्जर्वेशन है, हमने तो डिफरेंट राइटर्स के ऑब्जर्वेशन के आधार पर हिंदुओं की माँ बहन कर दी। अब हिंदुओं को बुरा लगता है तो क्या करें। ऐसे आर्गूमेंट्स, तर्क आते रहते हैं। बस ठीक भी है, वो जो उस राइटर ने लिखा, उज्जैन इंदौर वाले ने, उसकी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जेन्युइन बात है कि हिस्ट्री का आंसर है तो हिस्टोरिकल इवेल्युएशन है, ज्योग्राफिकल इवेल्युएशन है, खगोल शास्त्री यानी कि एनालॉजिकल डिडक्शंस हैं। क्या इनके आंसर्स सही गलत हो सकते हैं? तो अब बाद में जब बहुत सारे केसेस, लगभग 11 से 12 पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की आ चुकी हैं जिसमें आंसर्स कीज गलत थे और वो चैलेंज हुए। तो जब आंसर की चैलेंज होता है तो नए सिरे से बहस शुरू होती है। अब सवाल आंसर की चैलेंज हो, फिर क्या होता है, RTI में आंसर्स मांगते हैं, फिर आंसर्स जो फॉर्मेट दिया जाए, जो आंसर की दी जाती हैं, फिर उसमें उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन कितने बच्चे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आंसर कीज़ हैं उनको ये पब्लिश करने की बात कर दी। भाई आप आंसर देकर आए हैं, आप क्वेश्चन पेपर देकर आए हैं, आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, और उसके 1-2 दिन में ही आंसर की पब्लिश कर देते हैं और ऑब्जेक्शंस मांग लेते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो लाए।
तो जो लोग आंसर्स देखते हैं और उनके आंसर डिफरेंट होते हैं तो वो ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक भी ऑप्शन हमारा वाला नहीं है, और मैंने जिस राइटर से पढ़ा उसने तो कोई दूसरी कहानी बताई। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस वाले मामले में जो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया, इस केस में कहानी कुछ दूसरी है। ये ज्ञान प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसा एक केस बना। रिट नंबर 8892, रिट एप्लीकेशन नंबर 8892/2022, कोर्ट नंबर 6 में लगा था। ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंगें हैं, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगों को कोड किया है हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी की जो प्रिज्यूम की जो लिखी होती है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एग्जामिनर ने जो आंसर चेक किया है वही सही है। ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो सही है। अब जिसको ऑब्जेक्शन है वो सिद्ध करे। ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट, इनका हाई कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि भाई जो एक्सपर्ट का आंसर है उसका ये अपीलिंग कोर्ट नहीं है। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई अपीलिंग कोर्ट नहीं है कि भाई उन्होंने कोई जजमेंट कर दिया हो हम उस पर अपील पे चले आए, इसलिए ये इंटरटेन भी नहीं जनरली करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक 11 ऐसे केस आए हैं जिनमें इस तरह की कोई बात हुई, और रेयर केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मांगा गया है, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है। जनरली सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जामिनर का आंसर है उस आंसर को ही करेक्ट प्रिज्यूम किया है। जो पैनल है एग्जामिनर्स का, जो कमेटी बैठती है, वो कमेटी ने जो निर्णय कर दिया वही सही माना जाता है। अब हाई कोर्ट में इन सज्जन का जो केस है ज्ञान प्रकाश जी का, इनका कहना है कि जो आंसर की आई वो आंसर की ठीक नहीं थी, उसमें 3 आंसर गलत थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, उन 3 में से 2 के डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, मतलब 2-1 में कुछ गड़बड़ हो गया। इनका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद जो नंबर आए उसमें इनके वो 2 नंबर कम रह गए। इनका कहना है कि अगर वो 2 आंसर्स जो गलत नहीं, हमारा ऑब्जेक्शंस नहीं लिया है एग्जामिनर ने, वो अगर ले लेता है तो हम अंदर हो जाएंगे, यानी कि हमारी मेरिट पूरी हो जाएगी। तो हम सक्सेस हो गए, पास हो गए, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ नंबर 2-3 कम रह गए। वो नंबर अगर मेंस वाले आंसर्स को मेरे सही कर दिया जाएगा तो अंदर हो जाएंगे। इसलिए ये श्रीमान जी ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे आंसर सही हैं, इनको सही कर लो। हाई कोर्ट के सामने कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिया गया होगा जिसमें ये कहा जा सकता हो कि नहीं इनके आंसर ही सही हैं। अब वो डाउट वाले हैं, डाउट वाले मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो अब डाउट का लाभ किसको देंगे? डाउट का लाभ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसका लाभ आयोग को देंगे, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को देंगे, और एग्जामिनेशन अथॉरिटी को उसका लाभ देकर आपकी इवेल्युएशन कर देंगे। हालांकि इनको रिलीफ नहीं मिला, जो ये गए थे ये कहने के लिए कि सर डाउट है इनमें, इनको रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मेरा इस पर दूसरा आर्गूमेंट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ही कई एक जजमेंट है जिसमें इस तरह की प्रक्रिया पाएगी, तो इन जो क्वेश्चंस डाउटफुल रहते हैं उनका सॉल्यूशन ये होता है कि उसको क्वेश्चन ही नहीं माना जाता, उसको 0 मान लिया जाता। सपोज 2 क्वेश्चंस पे डाउट है तो 2 क्वेश्चंस को 0 मानकर 100 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 100 में से 98 माने जाएंगे, और 98 के हिसाब से सबका इवेल्युएशन हो जाता है जो सर्टेन डिफाइंड है, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इसमें अगर 10 आंसर भी गलत होते या डाउट होता तो 10 हटाकर 90 के हिसाब से इवेल्युएशन कर दिया जाता, और उसके एवेल्युएशन पर जो मेरिट बनती है उसको कंपटीशन में सेलेक्ट मान लिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में मुझे लगता है, या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये पिटीशन गई होंगी, पहले जिन पिटीशंस का हवाला दिया गया है, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि करेक्टली उसको ऑब्जर्व करने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। क्यों? क्योंकि अगर डाउट है भी तो एग्जामिनर के पक्ष में डाउट चला जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं एग्जामिनर के पक्ष में डाउट चला जाएगा, लेकिन जो क्वालिफाई कर गए उसको आंसर सही मानते हुए जो एग्जामिनर का आंसर सही है वो तो एडवांटेज ले गए। वो बच्चे जी, ये एग्जामिनर एडवांटेज ले लिया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जामिनर वर्सेस स्टूडेंट या कैंडिडेट, ऐसा नहीं, ये कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो गया। अब उसका आंसर सही हो गया तो उसका 1 नंबर बढ़ गया, और अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो इनका आधा नंबर 1 नंबर कम और हो गया, तो 2 का फर्क आया। एक आंसर डाउटफुल को सही करने में 2 का फर्क आया।
इसलिए जो सही तरीका मुझे लगता है वो ये हो सकता था कि भाई इन जो ऑब्जेक्शनेबल या डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जो उनके आंसर्स हैं, उनको जीरो मान लिया जाता, उनको लिस्ट में ही नहीं माना जाता, उनको लिस्ट से बाहर निकालकर जो बाकी बचते उसका एग्जामिनेशन करवा दिया जाता, उसके आधार पर मेरिट बन जाती। तो जो लोग वो दो आंसर सही कर कहने का लाभ ले चुके थे उनको उसका लाभ नहीं मिलना था, ठीक। और जिसको उसका डिसएडवांटेज हुआ उसको उसका डिसएडवांटेज रहता नहीं अगर उसको सही से एवेलुएट कर लिया जाता। तो मुझे लगता है कि इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसा कि कोर्ट किया है हाई कोर्ट ने, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है फैक्ट दूसरे होंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी केस हैव देयर ओन फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स एंड आर्गूमेंट को डिसाइड डिफरेंटली। इसलिए इस मामले में री इवेल्युएशन या कोर्ट के जजमेंट को पुनः रिव्यू करने की आवश्यकता मुझे लगता है और जो दो क्वेश्चंस उसके गलत हुए हैं उन दो क्वेश्चंस को शून्य मानते हुए बाकी का इवेल्युएशन हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को, जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं जो इसको सुन रहे होंगे, उन सभी को मैं कहता हूं कि भाई इतना ऑब्जर्वेशन करिए, इतना डाउट, इतना गहराई में जाइए कि आपका आंसर गलत हो ही ना। लेकिन मैकेनिज्म तो सबको मिलकर ही निकालनी पड़ेगी और उस मैकेनिज्म में डाउट वाले आंसर्स को शून्य करते हुए आगे बढ़ा जाए तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।